हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो इस बुक का बचा हुआ था, आज हम कवर करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन हम डिटेलिंग में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए जिससे 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। दोस्तों, यहाँ पे हमको प्रतिरोध जो दिया गया है 2.5 किलो ओम दिया गया है। किलो ओम को ओम में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करें, किलो का मान कितना होता है 10 की पावर 3 ओम 3 होता है। तो हमने क्या किया 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम कर दिए। धारा जो दी गई है दोस्तों 2 मिली एम्पियर दिए गए हैं। दोस्तों, मिली का मान कितना होता है 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मिली क्या होता है 10 की पावर -3। तो इसको हमने क्या कर दिया 2 इंटू 10 की पावर -3 भी हमने लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। जो दोस्तों विभवांतर बराबर क्या होता है प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। प्रतिरोध का मान जो है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम है और विद्युत धारा जो का मान जो है 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर है। दोस्तों, 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। इस 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। एक धातु की छड़ का प्रतिरोध खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध जो है घनत्व के अलावा सभी पर निर्भर करता है। किस किस पर? प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, दोस्तों प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपान में A। L जो होता है धातु छड़ की लंबाई होती है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और रो जो है प्रतिरोधकता नियतांक होता है। ठीक है, देखते हैं। बात करें प्रतिरोध के बारे में तो दोस्तों प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान जैसे 4 कारकों पर निर्भर करता है क्या प्रतिरोध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। R का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो हमको दिया गया है प्रभावी प्रतिरोध का मान दिया गया है 24 ओम। कितना दिया गया है 24 ओम दिया गया है। R1 हमको 8 ओम दिया गया है, R2 हमको 60 ओम दिया गया है। अब समांतर क्रम की बात कर रहा है दोस्तों। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो होता है ये क्या होता है 1/24 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/60। 1/24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, R और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60R हो जाएगा। ऊपर में 60 आ जाएगा प्लस R हो जाएगा। दोस्तों, इसको जब पलटेंगे तो 24 बराबर क्या हो जाएगा 60R अपॉन में 60 प्लस R। इसका मल्टीप्लाई दोस्तों 24 के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा दोस्तों 24 60 प्लस R इज इक्वल टू 60R। तो दोस्तों 20 का जब 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1440 प्लस क्या हो जाएगा 24R हो जाएगा इज इक्वल टू किसके 60R के। दोस्तों 60R में से 24R माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36R आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 1440 के। तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1440 डिवाइडेड बाई 36। इससे इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा 40 बार में। तो R का मान कितना निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध R, चालकता O, लंबाई L और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन A के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, R रो A बराबर क्या होगा L। प्रतिरोध R, चालकता O, लंबाई L और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन A के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध जो हो जाएगा R रो A बराबर L हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। जो दोस्तों हम जानते हैं हमको क्या दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया है 8 वोल्ट, किया गया कार्य W जो दिया गया है 36 जूल दिया गया है, हमको आवेश जो है ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है कार्य बटा आवेश होता है विभवांतर बराबर। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कार्य बटे में विभवांतर। क्या हो जाएगा कार्य बटे में विभवांतर। कार्य हमको 36 दिया गया है, विभवांतर हमको 8 दिया गया है। इसको इससे जब मल्टी काटेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा 4.5 कूलाम हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर द्वारा कहा गया एक सामान्य नियम है। एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर खालिस्तान महीने में दुगनी हो जाती है। दोस्तों एक मूर का नियम है जो इंटेल के सह संस्थापक जो थे गॉर्डन मूर द्वारा कहा गया एक सामान्य नियम है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 24 महीने में क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है हर 24 महीने में दुगनी हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच खालिस्तान इससे प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इससे प्रभावित होने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान क्या रहना चाहिए? समान बना रहना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिया है। दोस्तों 8 ओम और 15 ओम के को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रभावी प्रतिरोध कितना दिया गया है? 12 दिया गया। तो 1/12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/15। दोस्तों 1/r करेंगे तो r और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15r आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा प्लस r आ जाएगा। इसको जब पलटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 12 बराबर 15r डिवाइडेड बाई 15 प्लस आर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 बराबर 15 प्लस आर इज इक्वल टू 15r। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस 12r आ जाएगा बराबर 15r के। इस 15r में से 12r घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 3r बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। जब इससे इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? 60 बार में, और यही क्या है? हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 200 कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान हमको बताना है। दोस्तों हमको आवेश जो दिया गया है 2000 कूलम दिया गया है, कार्य हमको 90 जूल दिया गया है, विभवांतर हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य हमको 90 दिया गया है, विभवांतर हमको आवेश जो है 2000 दिया गया है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 9/200 आ जाएगा। इसको जब इससे काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? 0.045 वोल्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है किलो ओम में। हमको दिया क्या क्या गया दोस्तों? विभवांतर दिया गया है V 500 वोल्ट, धारा हमको दी गई 5 मिली एम्पीयर। एम्पीयर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0.005 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, देख, और प्रतिरोध हमको पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। V का मान हमको 500 दिया गया है, I का मान 0.005 दिया गया है, R हमको ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 अपॉन में 0.005। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऊपर में कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 लाख ओम आ जाएगा। आर बराबर कितना आ गया? 1 लाख ओम आया। ओम को किलो ओम में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से। 1000 से जब भाग देंगे दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 किलो ओम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर V क्वेश्चन तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, उस तार का तो यहाँ तक हो गया था। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर V धारा I चालकता और रो लंबाई L और धातु के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बीच का सही संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VA बराबर IL रो। क्या हो जाएगा? VA बराबर IL रो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 2.5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों विभवांतर का हमको मान पूछा है और प्रतिरोध हमको कितना दिया गया है? 3.6 किलो ओम दिया गया है, जिसको हम ओम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। धारा जो दी गई है 2.5 मिली एम्पीयर दी गई है। मिली एम्पीयर को एम्पीयर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 0.0025 हमारा एम्पीयर में आ जाएगा। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR के। 3.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.0025 करेंगे दोस्तों तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे, इसको गुना करेंगे दोस्तों 25 150 लगाए जीरो आया 25 दिया 75, 75 और 15 90, 75 और 15 90 तो कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है। खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का खालिस्तान होगा। तो दोस्तों ये होगा 16 गुना। कितना होगा? 16 गुना होगा। एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है। खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का क्या होगा? 16 गुना होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Q कूलॉम के आवेश को 12.5 वोल्ट तक पर प्रभावित करने पर यदि 625 जूल कार्य होता है तो Q का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम जानते हैं
आवेश Q के आवेशित कण को V के विभवांतर से गतिमान करने में किए गए कार्य की मात्रा जो होती है W बराबर क्या होती है, QE होती है। W हमको 625 दिया गया है, Q हमको ज्ञात करना है, वोल्टेज दिया गया है 12.5। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 कूलाम निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 4.5 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है। R का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको बनाना है दोस्तों, इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधों को 12 ओम और 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। 12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे हमको जो दिया गया है, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे R1 जो हमको दिया गया है 12 ओम दिया गया है, R2 हमको 24 ओम दिया गया है, R3 हमको 22 ओम दिया गया है और वोल्टेज V का मान कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। 12 ओम और 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों समांतर में जोड़ते तो क्या हो जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 मतलब 1/12 प्लस 1/24। जब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 2 बार में, 2 ऊपर आ जाएगा। 24 से काटेंगे बाद 2 + 1 हो जाएगा। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 3/24। तो 1/R बराबर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर 1/8। तो R का मान कितना निकल के आ जाएगा, 8 ओम निकल के आ जाएगा। अब R तथा R3 को श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब हमने जो R निकाला है और R3 है उसको R3 कितना था, 22 ओम था। इसको क्या किया जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी में क्या होता है, R + R3। तो R का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30 ओम निकल के आ जाएगा श्रेणी में। अतः कुल धारा क्या हो जाएगी, धारा V बराबर IR हम जानते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R से। V कितना है हमारे पास, 12 है और R कितना है, 30 है। तो 2/5 एम्पियर। धारा डिवाइडेशन के नियम के अनुसार धारा का प्रभाव 12 ओम प्रतिरोधक से होता है। किससे होता है, 12 ओम प्रतिरोधक से होता है। तो I1 बराबर 2/5 × 24 डिवाइडेड बाई 12 + 24। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। धारा प्रभाव प्रतिरोधक से हो तो I1 बराबर I × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। और यही हमने क्या रखा है, मान रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2/5 × 24/36। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा 4/5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4/5 एम्पियर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब धारा प्रवाह प्रतिरोधक से हो तो तब के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट में एक में धारा I को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों ये हो जाएगी VIT। क्या हो जाएगी, VIT हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधों को 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, V × I होता है। P बराबर क्या होता है, V × I होता है या फिर V²/R होता है। क्या होता है, V²/R। अब सीरीज की बात किया तो सीरीज में क्या होगा, जोड़ देंगे इसको 6 और 2 8 ओम का। R कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों V × I के हिसाब से करेंगे दोस्तों तो कितना आपूर्ति की जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, V/R हो जाएगी। तो V/R करेंगे दोस्तों तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 एम्पियर निकल के आ जाएगी। V कितना है हमारे पास, 12 है, R हमारे पास 8 है। दोनों को जोड़ दिए तो I कितनी की आ गई, 1.5 एम्पियर निकल के आ गई। तो P बराबर क्या होता है, V × I होती है। क्या होता है, V × I होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 1.5। तो ये 18 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। 18 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसको V²/R से भी हम करके देख सकते हैं। V² मतलब 12 × 12 डिवाइडेड बाई R मतलब 8। काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 छक 12 6 तिया 18। तो डायरेक्ट आप इससे कर लीजिए दोस्तों, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमको जानते हैं P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। क्या होता है, V²/R होता है। हमको यहाँ जो V का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, V का मान हमको दिया गया है 12। V² मतलब 12 × 12 डिवाइडेड बाई R का मान दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 तिया 18। तो P का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 18 वाट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उस सामग्री में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों 2R। कितना होगा, 2R होगा। लंबाई और त्रिज्या R वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, 2R होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और यह संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 6 ओम प्रतिरोधक में धारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 ओम और 6 ओम किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में। देखिए श्रेणी में जुड़े हुए हैं 2 ओम 6 ओम और किसके साथ जुड़े हैं, 12 वोल्ट बैटरी के साथ। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 1.5 एम्पियर। V/R से कितनी हो जाएगी, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। श्रेणी में क्रम में जुड़े प्रतिरोधक में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो धारा
धारा क्या होगी 1.5 एम्पियर ही हो जाएगी, क्योंकि श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधकों में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है श्रेणी परिपथ में। देखते हैं। और इसी प्रकार समांतर की बात करें तो समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी तिगुनी लंबी और 1/3 अधिक त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 27R। कितना हो जाएगा? 27R हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। हमको वोल्टेज यहाँ पे ज्ञात करना है। अभी सीरीज़ में है तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, ये दूर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 30 ओम हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों प्रवाहित धारा निकालेंगे तो V/R से, तो धारा कितनी निकल के आ जाएगी, 1 एम्पियर निकल के आ जाएगी। ठीक है, 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR से। I का मान कितना है, 1 एम्पियर। R का मान कितना है, R का मान कितना है हमारे पास में, R का मान कितना है हमारे पास में 30। R का मान कितना है यहाँ पे 30। सॉरी दोस्तों, IR से करेंगे तो 10 ओम वाले की बात करें तो R की जगह पे क्या लेंगे, 10 ओम लेंगे। तो 10 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करना है। अब पैरेलल की बात की गई है दोस्तों, तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 और प्लस 1/R2 से। अब 100 ओम के दो प्रतिरोध है दोस्तों, तो 100 ओम और 100 ओम के तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/50। तो R का मान कितना आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। विभवांतर कितना दिया गया है, 40 वोल्ट हमको दिया गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है, V/R। तो 40/50 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 0.8 एम्पियर निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2R। कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चालक की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। दोस्तों प्रतिरोधकता सर्वाधिक किसकी होती है, तो पारा की होती है। किसकी होती है, पारे की। सबसे ज़्यादा होती है पारे की प्रतिरोधकता, उससे कम होती है एल्युमिनियम की, उससे कम होती है कॉपर की और उससे कम होती है किसकी, सिल्वर की प्रतिरोधकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान यह बताता है कि किसी धातु के बार में के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधी समानुपातिक होती है। तो कौन सा नियम बताता है दोस्तों, ओम का नियम। ओम का नियम यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर वोल्टेज के सीधे समानुपातिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधकों 20 ओम और 30 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? दोस्तों हमको क्या दिया गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। पहले तो 20 और 30 ओम को क्या किया, पैरेलल में, तो हमने ये पैरेलल में जोड़ दिए। और एक 8 ओम का कितने में है, सीरीज में, तो हमने सीरीज कर लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कि 20 और 30 का एलसीएम 600 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50/600 + 8, तो ये हो जाएगा 12 + 8 = 20 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ गया 20 ओम। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा I बराबर V/R। तो V कितना है हमारे पास में 12, R कितना दिया है 20। इसको सॉल्व करेंगे 0.6 एम्पियर। अतः 20 ओम वाले प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टेज क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। 20 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, 12/20, तो ये हो जाएगी 0.6 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20 ओम वाले दो प्रतिरोधक जो है जिन्हें कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। 40 वोल्ट की आपूर्ति से इसको क्या है, जोड़ा जाता है। तो दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों को जब किसी बैटरी के सिरे से जोड़ा जाता है तो दोनों प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है, जबकि उनमें अलग अलग तीव्रता की धारा बहती है। अतः यहाँ दोनों प्रतिरोधकों के सिरों पर कुल वोल्टेज समान रूप से 40 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है।
किसी भी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका खालिस्तान सामान्य होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातिक होती है। तो दोस्तों तापमान के समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उस सामग्री में बनी दोगुनी लंबी और 1/4 त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 32R। आपको किससे यूज़ करना है? रो L/A का यूज़ करना है। इससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधक 12 ओम 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:15 एम्पियर। लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में आपको करवा चुके हैं। तो इसका आंसर इसको बना करके दिखाइए, किस प्रकार से आप बनाएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आंसर जो होगा 2/15 एम्पियर होगा, ये आपको हमने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधक को समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में शक्ति की ज्ञात करना है हमको दोस्तों V जो दिया गया है हमको कितना दिया गया है? 100 वोल्ट दिया गया है। R1 R2 R3 R4 कितना गया है? 100 ओम दिया गया है। तो ये समांतर में है, तो समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम आपको पता ही है क्या होता है। ये हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो इसका आंसर कितना निकल के आया? 1025। तो R का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में? 25 ओम। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। V का मान कितना है? 100 × 100 डिवाइडेड बाई 25। इसको काटेंगे 4 बार में, 4 का गुना करेंगे 100 में तो 400 वाट। कितना निकल के आया? 400 वाट। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? V²/R1। तो 100 × 100/100, इस 100 से 100 कट गया तो कितना निकल के आ गया? 100 वाट हमारा निकल के आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्रतिरोध को 9 ओम 9 ओम X ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। अज्ञात प्रतिरोध X ओम ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 1/R में R की वैल्यू हमको दी गई है 3 ओम। 1/9 + 1/9 1/X करेंगे। 1/3 बराबर 2/9 + 1/X। तो 1/X बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 - 2/9। LCM लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में तो 3 3 1 = 3 ऊपर हो जाएगा। 2 से 9 काटेंगे कितने बार में जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 9 कितने, हाँ 9 से 9 एक बार में जाएगा तो 1 का गुना मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1/9 आ जाएगा। तो ये x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 9 ओम हमारा निकल के आ जाएगा। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। दोस्तों धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध जो होता है इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 80 ओम 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको क्या होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप बना लेंगे। समांतर क्रम में इसका आंसर हमको बता देते हैं, जो होगा 0.3 एम्पियर होगा। आप बना के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा को खालिस्तान का प्रवाह माना जाता है। दोस्तों विद्युत धारा को प्रवाह माना जाता है, धनात्मक आवेश का प्रवाह। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है। ठीक है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा की बात कर रहा है दोस्तों, I हमको ज्ञात करना है। V का मान हमको 12 वोल्ट दिया गया है। R का मान हमको 5 ओम दिया। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। V का मान हमको कितना दिया गया है? 12। I हमको ज्ञात करना है। R का मान कितना दिया है? 5 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 12/5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों इसको भी हमने पहले कर चुका है, लेकिन इसको हम बता देते हैं। दोस्तों कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30 + 8। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर क्रम और ये हो गया प्लस करें हमने 8 तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना? 1050 कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा? 20 ओम निकल के आएगा। I बराबर क्या होता है? V/R। V कितना दिया है? 12। R हमारा 20 है, तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब वही करंट डिवीजन के नियम से I30 बराबर 20/20 + 30 × 3/5। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 0.24 निकल के आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वैद्युतिक परिपथ। क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से बने दुगनी लंबाई और दुगनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो हो जाएगा 2R। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? वही रो L/A का यूज़ करना है, इसका फॉर्मूला का यूज़ करना है। इससे आपका इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी 4 गुनी लंबी और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 16R। कितना हो जाएगा? 16R हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व कैसे करना है वही करना है, रो L अपॉन में A का उपयोग करके। एक कूलाम प्रवाह लगभग कितने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर है? दोस्तों एक कूलाम जो है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधकों को 8 ओम और 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 14 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 8 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी? और दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुका है, फिर से हम आपको बता देते हैं। R1 जो दिया गया है 8 ओम, R2 हमको 24 ओम दिया गया है, श्रृंखला में प्रतिरोध 14 ओम दिया गया है। तो समांतर संयोजन में शुद्ध प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/R1 + 1/R2 1/8 + 1/24। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/24 1/6। तो R का मान कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। अब श्रृंखला में जुड़ा है 6 ओम 14 ओम का, तो इसको जोड़ देंगे तो 20 ओम हमारा टोटल आ जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है? V/K से तो 12/20, तो ये हमारा आई कितना निकल के आएगा? 0.6 एम्पियर। कितना निकल के आ गया? 0.6 एम्पियर। अब 14 ओम प्रतिरोधक के विभव के प्रतिरोधक पर विभव क्या होगा? 14 × 0.6, तो ये हो जाएगा कितना? 8.4 वोल्ट। समांतर संयोजन के पर विभव 12 - 8.4, तो 3.6 वोल्ट आ जाएगा। तो 3.6 वोल्ट के 8 ओम प्रतिरोधक तक पहुँचने में धारा ओम के नियम से V/V × IR से, तो 3.6 I × R, तो हो जाएगा दोस्तों कितना? 0.45 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत करंट की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी 240 कूलाम। कैसे होगा? बल्ब की विद्युत धारा कितनी दी गई है? 2 एम्पियर दी गई है। समय कितना दिया गया? 2 मिनट मतलब 60 सेकंड से गुना करेंगे तो 120 सेकंड दिया गया है। विद्युत प्रवाह Q हमको ज्ञात करना है। Q बराबर IT होता है, या I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। तो Q बराबर IT से 2 × 120, तो ये आ जाएगा कितना? 240 कूलाम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 10 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को तीसरे 10 ओम प्रतिरोधक और 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। परिपथ में कितनी धारा होगी? अब दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन वाला। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा, तो ये समांतर में जुड़ गया, तो समांतर का कितना आ गया? 5 ओम निकल के आ गया। अब सीरीज़ में जोड़ा है उसने, कितना सीरीज़ में जोड़ा है? तो 10 ओम का है, तो 10 × 5 = 15 ओम आ गया सीरीज़ में। V हमको 6 वोल्ट दिया है, I बराबर V/RP से, तो 6/15 हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 0.4 एम्पियर निकल के आ जाएगा। इसको आपको खुद से बनाना चाहिए। वैसे सीमेंस खालिस्तान की इकाई है दोस्तों। सीमेंस जो होती है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की इकाई है, मतलब विद्युत चालकता की, विद्युतशीलता नहीं दोस्तों, ये विद्युत चालकता होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया हिंदी का। विद्युत चालकता की इकाई होती है क्या? सीमेंस। सीमेंस जो होती है विद्युत चालकता की इकाई होती है। मोह भी जो है विद्युत चालकता की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रो प्रतिरोधकता, L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें से T सेकंड में Q आवेश प्रभावित होता है के विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, VAT बराबर Q/ρL। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धारावाही परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत खालिस्तान एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा विभवांतर। बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट, और SI मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम होता है। विभवांतर एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों हमको R1 जो दिया गया है 8 ओम दिया गया है, R2 20 ओम दिया गया है, और शुद्ध प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध R जो दिया गया है 15 ओम दिया गया है। समांतर क्रम में हम जानते हैं 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 से। 1/R मतलब 1/15 बराबर 1/R + 1/20। इन दोनों का LCM लेंगे तो 20R आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 20 + R। इसको जब पलटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 20R बराबर 300 + 15R। 15 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20R बराबर 300 + 15R। 20R - 15R करेंगे दोस्तों तो 300 के हो जाएगा। इसमें से 5R बराबर क्या हो जाएगा? 300 के। तो R का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं
v बराबर क्या होता है आई आर के होता है। v बराबर क्या होता है आई आर। हमको i का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है हमको। v का मान हमको कितना दिया गया है 12.5 वोल्ट और r का मान हमको कितना दिया गया है 25 ओम दिया गया है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 12.5 बराबर क्या हो जाएगा i इंटू 25। पॉइंट हटेगा दोस्तों, जीरो नीचे आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 25 से काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा 25 25 5 125, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम 0.5 एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है दोस्तों, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता जो होती है उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये होगी दोस्तों कितनी 0.625 इंटू 10 की पावर 19 होगी। कितनी होगी 0.625 इंटू 10 की पावर 19 होगी। निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है। दोस्तों ओम के नियम का पालन जो करता है कापर इलेक्ट्रोड। कापर इलेक्ट्रोड जो है ओम के नियम का पालन करता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैंप, इलेक्ट्रोलाइट तथा अरेखीय अवयव जो है ओम के नियम लागू नहीं होते हैं इन पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है। तो दोस्तों ये होता है चालकता के कारण। चालकता के कारण जो है विद्युत वहन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 तारों की चालकता 2, 3 एवं 6 मोह है और वे समांतर संयोजित की गई है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं G1 हमको दिया गया है 2 मोह, G2 3 मोह दिया गया है, G3 6 मोह दिया गया है। हम जानते हैं G इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है G1 प्लस G2 प्लस G3 समांतर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 + 3 + 6 11 मोह हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 मोह। तो अब R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/G हो जाएगा। तो R/1/G हो जाएगा तो 1/11 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षित बल मौजूद होता है। क्या होता है प्रतिकर्षित बल मौजूद होता है 2 समान आवेशों के बीच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। अपकेंद्री बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आकर्षण का स्थिर विद्युत बल। क्या हो जाएगा आकर्षण का स्थिर विद्युत बल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है। दोस्तों एक परमाणु और एक आयन में जो अंतर होता है वो क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से क्या होते हैं उदासीन होते हैं। क्या होते हैं आयन एक हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा कंडक्टर को ग्राउंड करके। क्या करके कंडक्टर को ग्राउंड करके आवेश को हटाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। 2 समान और एकरूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एकरूप आवेश को स्थापित किया जाता है। यह तीसरा आवेश खालिस्तान होगा। तो दोस्तों ये होगा स्थायी साम्य अवस्था में। क्या होगा स्थायी साम्य अवस्था में होगा। 2 समान और एकरूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एकरूप आवेश को स्थापित किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है। दोस्तों एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता जो होती है शून्य होती है। कैसी होती है शून्य होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है। दोस्तों स्थैतिक बिजली जो है घर्षण से उत्पन्न होती है। किससे घर्षण से उत्पन्न होती है स्थैतिक बिजली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम का शर्त है कि क्या होना चाहिए तापमान स्थिर रहना चाहिए। ओम के नियम में क्या होना चाहिए तापमान स्थिर रहना चाहिए। ठीक है ओम का नियम क्या है V बराबर IR जिसमें ताप क्या रहना चाहिए स्थिर होना चाहिए। तापमान स्थिर नहीं होगा तो प्रतिरोध जो है परिवर्तित होता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम का नियम खालिस्तान में लागू होता है। तो दोस्तों अर्धचालक में नहीं होता, निर्वात नलिकाओं में नहीं होता, विद्युत अपघट्य में नहीं होता, इनमें से किसी में नहीं होता। ठीक है रैखिक अवयव पर लगता है ओम का नियम, अरैखिक अवयव पर लागू नहीं होता है। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, इसकी धारिता होगी। दोस्तों धारिता बराबर क्या होता है Q बराबर CV आप याद रख लीजिए। Q बराबर क्या होता है CV याद रख लीजिए। अब धारिता बोला मतलब धारिता C बराबर पूछा है हमसे तो क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q/V। हमको जो दिया गया है दोस्तों V का मान दिया गया है और Q कितना दिया है 0.3 तो 0.3 अपॉन में क्या हो जाएगा V कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा तो 3 अपॉन में 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.15 फैरेड हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा दोस्तों? स्थिर परमाणु का आवेश जो होता है ये आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित होता है स्थिर परमाणु। ठीक है, स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है, जबकि ऋणावेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आता है। जबकि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जिन पर विपरीत प्रकृति का परंतु समान मात्रा में आवेश पाया जाता है, फलतः संपूर्ण परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। एक निकाय पर विद्युत आवेश होता है खालिस्तान के कारण। दोस्तों एक निकाय पर विद्युत आवेश जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे? तो दोस्तों एक आकर्षण बल अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? एक आकर्षण बल अनुभव करेंगे। दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम है। दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम जो है ये है बायो-सेवर्ट नियम। क्या है? बायो-सेवर्ट नियम से जो है दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? दोस्तों स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा ये होगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है। रेखीय लाइन आवेश जो है दोस्तों ये गॉस नियम के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? गॉस नियम के द्वारा जो है रेखीय लाइन आवेश दिया जाता है। ठीक है, गॉस नियम क्या है दोस्तों? तो गॉस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स सतह द्वारा घेरे गए चार्ज के बराबर होता है। यही क्या है? हमारा गॉस का नियम है। विद्युत क्षेत्र की है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। एक आवेशित कण Q द्वारा वहन करती हुई परिनालिका के साथ साथ v वेग से गति करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0। एक आवेशित कण Q धारा वहन करती हुई परिनालिका के साथ साथ v वेग से गति करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर है दोस्तों। विभवांतर क्या है? विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर करते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धारा को डिस्ट धारा तब कहते हैं जब खालिस्तान होता है। दोस्तों किसी धारा को डिस्ट धारा तब कहते हैं जब परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। क्या होता है? परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्ट धारा कहते हैं। डिस्ट धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। डिस्ट धारा की क्या होता है? कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वाट आवर में खालिस्तान जूल होते हैं। दोस्तों 1 वाट आवर में जो है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं। कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में पारगमन करता है तब क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में पारगमन करता है तो फोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। क्या करता है? फोटॉन को उत्सर्जित या फिर अवशोषित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा हमेशा प्रभावित होती है। दोस्तों धारा जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है धारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उनके ऊपर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? दोस्तों प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई होती है। एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है। दोस्तों एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है उसका तापमान गुणांक धनात्मक होता है, जैसे चालक पदार्थ। चालक पदार्थ का यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन तापमान बढ़ाने से जिस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है उसका तापमान गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। जैसे बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, कुचालक हो गया, गिलास हो गया, माइका, रबर इत्यादि। तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध ना घटता है ना बढ़ता है अर्थात परिवर्तित नहीं होता उसका तापमान गुणांक 0 होता है। जैसे यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ये क्या है? इनका तापमान बढ़ाने पर भी जो तापमान गुणांक क्या होता है? मतलब प्रतिरोध ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है ये होता है फैराड प्रति मीटर। क्या होता है? फैराड प्रति मीटर होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक। निम्न में इस पदार्थ में से किसका परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक है? दोस्तों परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक जो होता है ये होता है ग्लास का। किसका होता है? ग्लास का। अब देख लेते हैं परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक ग्लास का होता है 5 से 10। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? ग्लास का होता है। ठीक है, उसके बाद माइका का होता है, फिर पैराफिन का होता है, पेपर का होता है, एयर का होता है। ठीक है,
कितना होता है डायरेक्टली कांस्टेंट 1, 2, 2.25, 6 और 8। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य प्रत्यावर्ती धारा से 1000 वाट 250 वोल्ट के दो हीटर श्रेणी में जुड़े गए हैं। आपूर्ति से कुल खालिस्तान वाट शक्ति निर्गत होगी। तो दोस्तों हमको यहाँ पे शक्ति बताना है, हमको क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध जो दिया गया है R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, ये P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R हम जानते हैं, उसी से हम इसको कर रहे हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर मतलब 250 इंटू 250 अपॉन 1000। इससे काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा ये हो जाएगा 25 से 25 एकम 25, 25 शून्य शून्य, 25 400 शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे दोस्तों किसको, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 125/2, 125/2 मतलब 62.5 ओम आ जाएगा। तो परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा क्या हो जाएगी 250 62.5 प्लस 62.5 बराबर 2 एम्पियर। तो आपूर्ति से लिया कि शक्ति P बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। V हमको कितना दिया है 250 दिया गया है, I हमने कितना निकाला है 2 निकाला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केवल प्रतिरोध से संबंधित है। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विस्तृत कर सकते हैं। यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विस्तृत कर सकते हैं, यह केवल प्रतिरोध से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लैंप जिसका 60 वोल्ट पर 40 वाट मूल्यांकन किया गया 230 वोल्ट से जोड़ा जाना है। लैंप के साथ श्रेणी में जोड़ी जाने वाली प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों लैंप का मानक वोल्टेज जो दिया गया है कितना दिया है 60 वोल्ट दिया गया है। पावर पी का मान हमको 40 वाट दिया गया है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन पी से, तो 60 इंटू 60/40, तो लैंप का प्रतिरोध आर हमारा कितना निकल के आ गया 90 ओम निकल के आ गया। ठीक है, लैंप में 60 वोल्ट पर प्रभावित धारा का मान क्या होगा दोस्तों V अपॉन आर से, V हमको दिया गया है 60, R हमको निकाले 90, तो ये हो जाएगा 2.3 एम्पियर। अब जब लैंप को 230 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो प्रभावित धारा का मान क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 90, 230 क्या है हमारा वोल्ट है, वी आर हमारा कितना निकाले 90, तो ये हो जाएगा 23.9 एम्पियर। लैंप में 2:3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए जोड़ा गया प्रतिरोध R हो तथा 230 वोल्ट की वोल्टता प्रदान की जाए तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 R1। V1 हमको कितना दिया गया है 230 दिया गया है, I हमको 223 दिया गया है और R1 जो है 90 प्लस R हमको दिया गया है। R1 क्या है 90 प्लस R, तो ये हो जाएगा दोस्तों 690, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्लस 2R, 690 में से 180 माइनस करेंगे तो दोस्तों 510 आएगा, 510/2 करेंगे तो हमारा R का मान जो आ जाएगा 255 ओम निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों चालक का तापमान बढ़ेगा, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो क्या होता है प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि इनका जो गुणांक क्या होता है धनात्मक गुणांक होता है चालक का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत वोल्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता के कारण धारा प्रवाह होता है। क्या होता है वोल्टता के कारण क्या होता है धारा का प्रवाह होता है, ये कथन सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाँ, विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी वाला। फिगर एक आकृति एक जो है हमारी ये ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली आकृति फर्स्ट वाली दोस्तों, ये वाला जो है इसमें ऊर्जा का स्रोत है ये वाली आकृति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाई गई आकृति में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों दर्शाई गई आकृति में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा। तो ये होगा दोस्तों चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव दोनों होगा। ठीक है, क्या होगा चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव दोनों होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला सीधा चालक धारा वहन करता है। निम्नलिखित में से इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है। क्या करता है अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल जो है इसके परिच्छेद को कम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच किलो ओम तथा हाफ वाट रजिस्टर का धारा रेटिंग क्या है। दोस्तों इसमें हमको जो दिया गया है आर जो दिया गया है 5 इंटू 1000 मतलब 5000 ओम और पी जो हमको दिया गया आधा वाट दिया गया है। हम जानते हैं आई बराबर पी अपान में आर या पी स्क्वायर अपान में आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना निकल के आ जाएगा, सभी का मान रखेंगे 0.01 एम्पियर निकल के आ जाएगा। एक
220 वोल्ट 1000 वाट प्रतिरोधी विद्युत हीटर को 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। 110 वोल्ट स्रोत से हीटर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या होगी? तो दोस्तों हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपान में आर। P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपान में आर। तो V हमको दिया गया है दोस्तों 220 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो बचेगा क्या, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो 484 को तो 48.4 हमारा आ जाएगा। अब P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। तो 110 इंटू 110 करेंगे डिवाइडेड बाई 48.4, तो हमारा P जो निकल के आएगा 250 वाट निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो हीटर जिनमें प्रत्येक की रेटिंग 100 वाट 250 वोल्ट तथा 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ श्रेणी में संयोजित है, इनके द्वारा सप्लाई से ली गई कुल शक्ति कितनी होगी? दोस्तों कुल शक्ति की बात करें तो P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2000। तो 2000 में से 3 जीरो से 3 जीरो कितने कुछ कैंसिल हो जाएंगे, 1000 में 1000 कर लेंगे इंटू 1000 और नीचे क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 2 से हम काटेंगे दोस्तों कितने बार में, 5 बार में, 500 बार में। तो 500 इंटू 1 करेंगे तो 500 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिरोध थर्मामीटर का प्रति डिग्री प्रतिरोध ताप गुणांक 10 की पावर -3 है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस तापमान पर इसकी प्रतिरोध 1.1 ओम होगा? दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो है क्या है, 10 की पावर -3 पर डिग्री है। R0 हमको 1 ओम दिया गया है, RT हमको 1.1 ओम दिया गया है और T हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं RT बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। RT हमको 1.1 दिया गया है, R0 1 दिया गया है, 1 प्लस अल्फा का मान हमको 10 की पावर -3 दिया गया है, T हमको निकालना है। तो 1.1 बराबर 1 प्लस 10 की पावर -3 इंटू टी हो जाएगा। तो 0.1 बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 बराबर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू टी। कैसे हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.1 बराबर 10 की पावर -3 इंटू टी। तो टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 0.31 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा। तो टी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लैंप श्रेणी में विद्युत स्रोत से जुड़े हुए हैं, यदि 10 लैंप श्रेणी में विद्युत स्रोत से जुड़े हैं और प्रत्येक लैंप के सिरों पर वोल्टता 6 वोल्ट है, तो विद्युत स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। अब दोस्तों 10 लैंप जो है वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये कितने हैं, 10 हो जाएंगे। तो सभी को जोड़ेंगे 10 बार, तो 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालकता का मात्रक होता है दोस्तों, चालकता का मात्रक मोह भी होता है और सीमेंस भी होता है, ये दोनों ही जो होते हैं चालकता के मात्रक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य खालिस्तान होता है। दोस्तों एक आदर्श धारा स्रोत में जो होता है शून्य होता है, क्या शून्य होती है आंतरिक चालकता। आंतरिक चालकता क्या होती है, धारा स्रोत में शून्य होती है। और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए परिपथ के लिए आई ज्ञात करिए। दोस्तों किरचॉफ का धारा नियम क्या बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए एक ही दिशा में कौन कौन है, ये 2 + 1 + 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3, 2 3 6 हो जाएगा, 6। और इसी के बाद दोस्तों 6, फिर उसका तो हम जोड़ेंगे 5, ये भी अंदर की तरफ आ रही है, 5 11 और इसमें से माइनस क्या करेंगे दोस्तों, -3, 11 - 3, इसमें से -2 माइनस करेंगे और -i माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 6 एम्पियर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। दोस्तों एक वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति न की गई हो यह कहलाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति के अनुसार यदि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हों तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अब आकृति के अनुसार देखना है दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया। ये हमारी आकृति है दोस्तों, इसमें 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो इसको जोड़ेंगे 3 और 6 ओम को, तो 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6 18/9 आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। 2 ओम क्या हो जाएंगे, क्या श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ का धारा नियम KCL केवल खालिस्तान में लागू होता है। दोस्तों ये होता है किससे, नेटवर्क की संधि जंक्शन पर लागू होता है KCL, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ के बंद लूप में क्या होता है, विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है एक बंद परिपथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में दिखाए गए चित्र के अनुसार 14.5 ओम प्रतिरोधक के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप होगा। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हमने निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
13.5 वोल्ट ये किसने माना है, आयोग ने माना है। वी एस हमको दिया है 200 वोल्ट, R1 हमको 14.5 ओम दिया गया है, R2 26.5 ओम है, R3 हमारे पास 60 ओम दिया गया है। आई एस बराबर क्या होगा, वी एस अपान में आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, सभी आर श्रेणी में है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 + 60, तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 101 ओम। तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा 200/101, तो ये हमारा 1/98 एम्पियर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, धारा निकल के जाएगी। अब 14.5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो V1 बराबर होता है R1 × IS। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 28.7 वोल्ट आएगा, लगभग 29 वोल्ट, और जो कि आयोग ने माना है कितना 30.5 वोल्ट जो आयोग ने माना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिरचाफ के वोल्टता सिद्धांत को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों खिरचाफ के वोल्टता सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण भी कहा जाता है खिरचाफ के वोल्टता सिद्धांत को। प्रदर्शित परिपथ में एक सेक्शन में धारा I का मान होगा। दोस्तों एक सेक्शन में धारा का I का मान क्या होगा, खिरचाफ के नियम से करेंगे तो नोड पर आने वाली धारा बराबर नोड से जाने वाली धारा। नोड पर आने वाली धारा कौन कौन सी है, 2 + 1 3 हो जाएगी, और नोड से जाने वाली धारा 1.3 माइनस ये प्लस I हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर 1.7 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपथ में 9 ओम के 2 प्रतिरोध 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है। अगर सप्लाई वोल्टता 38 वोल्ट है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों 9 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 9 + 9 18 ओम, और 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे वही 1/R 1/R1 इसी से आपको करना है। तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों 18 + 1 बराबर 19 ओम, और V हमको 38 बोल दिया। धारा बराबर क्या होता है V/R से 38/19 करेंगे, ये कटेगा 2 बार में, तो 2 एम्पीयर इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्न डिस्टधारी परिपथ डीसी सर्किट में शाखा ब्रांच ए बी में धारा की गणना करना है। हमको जो ए है और ये बी है इसमें हमको किसकी गणना करना है, धारा की गणना करना है। दोस्तों 16 एम्पीयर की धारा 3 बराबर भाग में विभाजित होगी, अतः शाखा ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा 16/3 करेंगे तो 5.33 एम्पीयर होगा। कितना होगा 5.33 एम्पीयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाएगा नेटवर्क में यदि 4 ओम का एक प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रभावी धारा अब कैसी होगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब भी दिखाएगा नेटवर्क में 4 ओम का प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाही धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में दर्शाए गए परिपथ के लिए R3 ज्ञात कीजिए। दोस्तों R3 हमको ज्ञात करना है, ये वाला R3 का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो R3 में प्रवाहित धारा का मान जो है दोस्तों 50 - 10 बराबर 40 मिली एम्पियर। 50 - 10 करेंगे हम दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40 एम्पियर हो जाएगा। R2 और R3 क्या है, समांतर में है। R2 और R3 क्या है, समांतर में है, अतः इनके पार वोल्टेज का मान समान होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R3 × 40 × 10 की पावर -3, -3 को लगाए मिली के लिए हमने लगाए। ठीक है, R2 बराबर 10 × 10 की पावर -3। ठीक है, तो R3 बराबर क्या होगा 100 × 10 की पावर 3 × 10 की × 10 की पावर -3, तो ये -3 से ये -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास में 25 किलो ओम, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 0.04 फेरेड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा क्या होगी। दोस्तों संधारित्र C हमको दिया गया है 0.004 फेरेड, विभवांतर V 4 वोल्ट दिया गया है। Q बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू संधारित्र, Q बराबर CV होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.16 कूलाम आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र में विद्युत आवेश किसमें भंडारित होता है। दोस्तों संधारित्र में विद्युत आवेश जो भंडारित होता है ये पराविद्युत में होता है। किसमें होता है, पराविद्युत में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद लाल हरा भूरा लाल पीला रंग से कोडेड एक 6 बिंदु वाले अभ्रक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा। तो दोस्तों सफ़ेद लाल हरा भूरा, सफ़ेद के लिए क्या होता है 9 होता है, लाल के लिए 2 होता है, हरे के लिए 5 होता है, भूरे के लिए 1 होता है, पीला 4 को दर्शाता है। तो कितना हो जाएगा 925 पिको फेरेड 4% टॉलरेंस। कितना हो जाएगा 6 बिंदु है 925 पिको फेरेड, ये हो जाएगा 925 पिको फेरेड 4% टॉलरेंस, पिको फेरेड 4% टॉलरेंस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान क्षमता वाले 4 संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर उनकी कुल क्षमता कितनी होगी। दोस्तों समान क्षमता वाले 4 संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर उनकी क्षमता जो होगी वो होगी C/4 होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2F और 3F क्षमता वाले 2 संधारित्र श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जबकि 1F क्षमता वाले एक तीसरे संधारित्र को इसके समांतर जोड़ा जाता है। तो ज्ञात करें कुल क्षमता क्या होगी। दोस्तों श्रेणी में क्या होता है, समतुल्य धारिता। 2F और 3F श्रेणी में जुड़े तो उनका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 से, तो ये हो जाएगा कितना 6/5 हो जाएगी किसमें, समतुल्य धारिता। तथा ये दोनों जब एक F के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, तो ये हो जाएगा 6/5 + 1, तो इसको जोड़ेंगे 11/5 फेरेड हो जाएगा। कितना 11/5। जब 2 संधारित्र समांतर में जुड़े जाते हैं तो कुल धारिता कैसे परिवर्तित होगी। तो दोस्तों ये हो जाएगी कुल धारिता बढ़ जाएगी। जब 2 संधारित्र समांतर में जुड़े जाते हैं तो कुल धारिता बढ़ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवर्तित धारिता वह है जिसकी धारिता क्या होती है, परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि एक म्यूएफ, दो म्यूएफ और चार म्यूएफ मान के तीन संधारित्र क्रमशः C1, C2 और C3 एक श्रृंखला में हो और उन्हें 230 वोल्ट के एक विभव से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 131 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब हमको C1, C2, C3 दिया गया, श्रेणी संयोजन में इसको करेंगे तो श्रेणी संयोजन हम जानते हैं संधारित्र का क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी संयोजन में हमारा निकल के कितना आ जाएगा 7/4 यानी 4/7 माइक्रोफेरेड। इसको माइक्रोफेरेड को माइक्रो का मान कितना होता है 10⁻⁻6 होता है तो 4/7 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। V हमको 230 वोल्ट दिया गया, Q बराबर CV से करेंगे तो 4/6 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 230, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 131 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है 100 वोल्ट के दिष्ट धारा विभवांतर से चित्र के अनुसार संबंधित कर दिए जाते हैं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। अब दोस्तों हमको ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताना है। किसके बीच? ए और बी के बीच में। हमको क्या क्या दिया गया है दोस्तों? यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः वीसी बराबर क्या हो जाएगा वीडी के। सीडी के बीच संधारित्र कार्य नहीं करेगा। C1 तथा C2 के श्रेणी क्रम तुल्य का धारिता होगी कितनी? 5 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार C3 तथा C4 के श्रेणी क्रम की तुल्य 5 माइक्रोफेरेड। दोनों से हो जाएगा समांतर क्रम में तुल्य धारिता 5 + 5 10 माइक्रोफेरेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता हमको बताना है। किसके बीच? ए और बी के बीच। हम जानते हैं दोस्तों C1 क्या दिया है हमको? समतुल्य धारिता हमको पूछा है। हम जानते हैं CAB इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C इंटू C डिवाइडेड बाय C प्लस C/2, क्योंकि C/2 क्या है? काय में जुड़ा हुआ है? समांतर में जुड़ा हुआ है। समांतर में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? C निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक 2F संधारित्र के पार विभव का मान 10 वोल्ट है, उसमें संरक्षित ऊर्जा का मान होगा, ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 100 जूल। ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 CV² से। इसका हम यूज़ करेंगे। C बराबर हमको 2F दिया है, V हमको 10 वोल्ट दिया है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोला वायु में रखा हुआ है, इसकी धारिता का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.11 पिकोफेरेड। क्या हो जाएगा? 1.11 पिकोफेरेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों ये होता है सॉफ्ट रबर का। सॉफ्ट रबर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय अंगूठा किस ओर होता है? दोस्तों अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी फ्लक्स की रेखाओं की ओर अनुदिश हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा, चांदी, हीरा उदाहरण है। दोस्तों ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए डाई मैग्नेटिक पदार्थ। क्या है? डाई मैग्नेटिक पदार्थ है तांबा, चांदी और हीरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक किससे बना होता है? दोस्तों ये बना होता है किससे? मृदु लोह और जिसके चारों तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो ध्रुव के नजदीक इसकी ध्रुवता क्या होगी? यदि धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो ध्रुव के नजदीक इसकी ध्रुवता जो होगी ये होगी उत्तरी ध्रुव। क्या होगी? उत्तरी ध्रुव होगी। इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न गुणों में से किस गुण को हेनरी इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों किसको मापा जाता है? तो प्रेरण को मापा जाता है हेनरी इकाई में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम उपयोग किसमें होता है? दोस्तों वाम हस्त का नियम होता है मोटर में और दाएं हाथ का नियम जनित्र में होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो प्रदर्शित करता है ये क्या करता है? गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा को परिवर्तन दिखाता है अंगूठा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग क्या पता करने में किया जाता है? तो दोस्तों ये पता किया जाता है ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक में लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप सामान्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप जो है ये फेरिक ऑक्साइड से बनी होती है। किससे? फेरिक ऑक्साइड से। विद्युत चुंबक को खालिस्तान से बनाया जाता है। दोस्तों ये बनाया जाता है परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। किससे बनाया जाता है? परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है विद्युत चुंबक को आसानी से बनाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक की पोलैरिटी का परीक्षण करने का केवल और निश्चित सबूत क्या है? दोस्तों चुंबक की पोलैरिटी का परीक्षण करने का केवल और निश्चित सबूत जो है ये है प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर सी प्रतिकर्षण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे का नियम और लेंज का नियम खालिस्तान को निम्नलिखित समीकरण में संक्षेप में दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई बराबर dq/dt से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कम आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? दोस्तों बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा सतह के कुल आवेश के बराबर। क्या होगा? सतह के कुल आवेश के बराबर। लेंज के सिद्धांत में प्रेरित ईएमएफ ई किसके विरुद्ध है? दोस्तों लेंज के सिद्धांत में प्रेरित ईएमएफ ई जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स में बदलाव के विरुद्ध होता है। किसके? फ्लक्स में बदलाव के विरुद्ध होता है। फैराडे का नियम लागू होता है। दोस्तों फैराडे का नियम जो लागू होता है केवल जब चालक एक पतले तार का बंद लूप होता है, जब
तब फैराडे का नियम लागू होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम निम्नलिखित से संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है एक जनित्र की विद्युत वाहक बल से। किससे? एक जनित्र की विद्युत वाहक बल से संबंधित है फैराडे के नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंज का नियम निम्नलिखित से अनुसरित होता है। तो दोस्तों ये होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है लेंज के नियम से अनुसरित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निम्नलिखित द्वारा दी जाती है। दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम की द्वारा। यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी तापक्रम तक गर्म किया जाता है तो यह हो जाता है। तो यह हो जाता है दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाता है? अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी तापक्रम तक गर्म किया जाता है तो। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? तो सी वर्ग का जो है विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। विद्युत रोधन वर्ग तापमान की बात करें तो वाई का होता है 90 डिग्री, ए का होता है 105 डिग्री, ई का होता है 120 डिग्री, बी का होता है 130 डिग्री, एफ का 155 डिग्री, एच का 180 डिग्री सेंटीग्रेड और सी का जो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? दोस्तों किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? कम होती है। चालकता कम होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होता है? दोस्तों वोल्टेज उत्पन्न होती है। क्या होती है? वोल्टेज उत्पन्न होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खालिस्तान अर्धचालक है। अर्धचालक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध धातु में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? ये होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। कोयला जो है विद्युत का कुचालक होता है। चार सेलों को जिनमें प्रत्येक ईएमएफ ई का है श्रेणी में जुड़ा जाता है। इस का प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4E हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4E हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन होता है। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन जो होता है ये होता है ऋणात्मक ढंग से आवेशित। क्या होता है? ऋणात्मक ढंग से आवेशित होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन। लोड सेल है एक। लोड सेल क्या है दोस्तों? ये फोटोवोल्टिक सेल है। क्या है? फोटोवोल्टिक सेल है लोड सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रयोजन में से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। किस लिए? वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी? तो दोस्तों ये मिलेगी विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से। किससे? विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से मिलेगी। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी उत्तम जानकारी। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। दोस्तों एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। किस पर? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। दोस्तों एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.250 से 1.280 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम्मिश्रण धारा समीकरण I बराबर 14 साइन ओमेगा प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है। धारा का RMS मान एम्पियर होगा। RMS मान हमको निकालना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है। एक तापक कुंडली में 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उससे प्रवाहित प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 जूल प्रति सेकंड। 400 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। वी स्क्वायर अपन आर का उपयोग कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमता 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र को आकृति में दिखाए गए अनुसार सम्मत किया गया है। तो इसकी परिणाम धारिता होगी, ये हो जाएगी दोस्तों 2.2 माइक्रोफेरेड। हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, अब आप खुद से करिए इन क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य परावैद्युतांक जो है एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित परिपथ की कुल धारिता क्या है? दोस्तों निम्नलिखित परिपथ की कुल धारिता, ये भी 8 माइक्रोफेरेड है, ये 8 माइक्रोफेरेड है, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खराब बिजली के कनेक्शन क्या होते हैं? सभी होते हैं, इनमें से सभी। प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है। ये सभी जो है खराब बिजली कनेक्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होती है। दोस्तों वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा जो होती है ये होती है लैगिंग में। क्या होती है? लैगिंग होती है। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक में धारा जो होती है 90 डिग्री लैगिंग होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं के विभवांतर V है। Q आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W का मान होगा। W बराबर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी QV। W बराबर क्या होता है? QV होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज होती है दोस्तों, ये कितनी होती है? 220 से 230 वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध है और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। ये हमने क्वेश्चन करवाया था, इसका क्वेश्चन आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बता दें, 30 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा है N1 तो ट्रांसफार्मर कहलाता है। जब दोस्तों ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक हो तो क्या कहलाता है, ये उपचयी ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है, उपचयी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका विपरीत क्या होता है, अगर N1 की संख्या N2 से ज़्यादा हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में से लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज जो है दोस्तों ये उपयुक्त दोनों पॉजिटिव वायर और निगेटिव वायर दोनों में लगाए जाते हैं। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है। दोस्तों वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां 0% होती है। कितनी होती है, 0%। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर खालिस्तान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये थे सारे क्वेश्चन दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।